फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पीपीएससी मैथ 2017 के पेपर्स का सलूशन स्टार्ट किया हुआ है, तो आज इसी सिलसिले में हमारी छठी वीडियो है। पहले 5 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जिसमें हम 1 से 53 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल का न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय, और हमें 4 ऑप्शंस n एलिमेंट, n-1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट और नन कहा गया। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये ऑर्डर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है पहले तो वो आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो उसके लिए सिंपली आपने एक छोटी सी बात याद रख लेनी है कि अगर किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जैसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यही इसका ऑर्डर है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि यहाँ पर देखें ग्रुप की बात नहीं की गई, साइक्लिक ग्रुप की बात की गई है। तो आप फ़ौरन ऐसे नहीं करेंगे कि इसका अगर ऑर्डर n है तो फिर फ़ौरन n एलिमेंट्स लिख देंगे, तो ये गलती हो जाएगी। अब हम देखते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो साइक्लिक ग्रुप की भी डेफिनेशन आप लोगों ने बीएससी में सेकंड चैप्टर मेथड में पढ़ी हुई है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस अब आज ग्रुप थ्योरी एमएससी मैथ के पेपर में से देख रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते थे साइक्लिक ग्रुप में कि एक हमारे पास जनरेटर होता था जिसकी पावर्स देने पर पूरा सेट जनरेट हो जाता था। तो अब देखें यहाँ पर उन्होंने ये कहा ऑर्डर n है और उसका जनरेटर है, जनरेटर के बारे में पूछ रहा है, तो वो n तो नहीं हो सकता ना, n-1 हो सकता है। अब 1 एलिमेंट पे अक्सर स्टूडेंट टिक कर देते हैं, लेकिन जबकि हमने बीएससी में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के मोर देन 1 जनरेटर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, तो फिर हम नन ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। यहाँ पे लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, देन जी इज साइक्लिक, नॉन अबेलियन एंड कम्यूटेटिव। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास जो ऑर्डर दिया गया वो क्या है, 13। और 13 आप लोगों को पता है एक प्राइम नंबर होता है जो अपने आप पर और 1 पे तकसीम हो सकता है, इसके अलावा नहीं, किसी भी नंबर पे होता है। तो अब इसके बारे में कुछ थ्योरम्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, वो उसकी पहले स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो थ्योरम्स हैं उसमें एक तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी जी है प्राइम नंबर। जो भी प्राइम नंबर होता है जी, जिसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर प्राइम नंबर होगा, इज ऑलवेज साइक्लिक। वो हमेशा एक तो साइक्लिक होता है। ये फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने बीएससी एमएससी में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा सेकंड थ्योरम क्या था कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है। देखिए पहली डेफिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, जबकि यहाँ पे नॉट साइक्लिक है। अगर साइक्लिक वाला ऑप्शन होता तो हम इसको टिक कर देते। सेकंड नंबर पे देखें नॉन अबेलियन, जबकि हमें अबेलियन कहा जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पर अबेलियन, अगर कोई भी ग्रुप अबेलियन है इसका मतलब होता है उस ग्रुप में 5वीं प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हैं उन पर कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, उसका आंसर इनकी अगर जगह हम चेंज कर लेते हैं उस पर के इक्वल होता है। तो ये याद रखें। अब देखें अगर कोई, अब हमें साइक्लिक का कैसे पता चला, क्योंकि देखें इसका ऑर्डर 13 है तो ये साइक्लिक तो है।
अब ये अगर साइक्लिक है तो ये बिलियन भी होगा, और बिलियन अगर है तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होगी, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ साइक्लिक ग्रुप इज, बताना है कि इनफाइनाइट है या यूनिक है या प्राइम नंबर है या नन। तो यहाँ पर भी हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज करेंगे। वो क्या है कि एवरी ग्रुप, कोई भी अगर ग्रुप हो वो क्या होता है, हैव यूनिक आइडेंटिटी। उसमें हमेशा यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट, कभी भी आइडेंटिटीज किसी भी ग्रुप के पास मौजूद नहीं होती। कोई भी हम एग्जांपल दे लें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी अगर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो इसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ऑप्शंस में यूनिक लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लें। एक बात और भी याद रखिएगा कि यूनिक आइडेंटिटी भी होती है और यूनिक इन्वर्स भी होता है। हर एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। इसलिए अगर आपसे इन्वर्स के बारे में या आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पूछा जाए तो आप यूनिक यानी 1 को ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखें साइक्लिक ग्रुप है, ग्रुप हो या साइक्लिक ग्रुप हो, उन सब में आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट यूनिक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इस सूत्र में आपने बताना है कि जी साइक्लिक है, अबिलियन है, मे बी अबिलियन है या नन है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। इसमें देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो ये इसके इक्वल आएगा। तो अब हम देखें इस एलिमेंट को लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी। अब देखें राइट साइड ये लेके आनी है, तो उसके लिए ए को ए के साथ मिलाना है। पहले तो हमारे पास देखें ये एलिमेंट्स हैं। अब एक ही सूरत में ए इस तरफ आ सकते हैं अगर जी अबिलियन होगा, अदरवाइज हम इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ही इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो और कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इनकी जगह यूज नहीं चेंज कर सकते। तो अब देखें ए को ए के साथ और बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड बनती है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ किया है। कम्यूटेटिव लॉ अगर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब जी अबिलियन है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन होगा। साइक्लिक भी नहीं हो सकता है, मे अबिलियन का मतलब है कि हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन इसमें 100% श्योर है कि अगर जी अबिलियन होगा तो ये इसके बराबर आएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो सी ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को डिस्कस करते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें इन चारों स्टेटमेंट्स में से देखना है करेक्ट कौन सी है। पहले देखें ग्रुप हैव मोर देन 1 आइडेंटिटीज। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्रुप होता है वो ओनली वन आइडेंटिटी, किसी भी ग्रुप में हमेशा एक आइडेंटिटी होती है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज नहीं होती। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। अब नल सेट कंसीडर टू बी अ ग्रुप। अब वो कह रहा है नल सेट क्या ग्रुप हो सकता है, तो ये भी हमने डेफिनेशन में, ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हमेशा ग्रुप की वो चारों प्रॉपर्टीज पूरी करता है तो फिर वो ग्रुप होता है, अदरवाइज नहीं। तो उसमें पहले डेफिनेशन में हम यही डिस्कस करते हैं नॉन एम्प्टी सेट का होना ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब ये नल सेट वाला ऑप्शन भी नहीं सही हो सकता। आगे कह रहा है द सेट ऑफ द रियल नंबर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब देखें रियल सब्ट्रैक्शन के लिहाज से अगर हम कोई फर्ज करें एलिमेंट्स ले लेते हैं रियल नंबर 1 2 3, उस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज पूरी होनी चाहिए। अगर हम इस पर एसोसिएटिव लॉ लगा के देखते हैं तो उसमें हमारा ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है -1 -3, ये -4 बन रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन रहा है -1, तो ये 2 बन रहा है। ये तो इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं होगा। चारों प्रॉपर्टीज में अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड ना हो तो वो ग्रुप नहीं होता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता।
लास्ट में कह रहा है टू ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप दीज करस्पॉन्ड ओनली वन इनवर्स एलिमेंट। तो मैंने आप लोगों को अभी लास्ट थ्योरम में बताया था कि ग्रुप में हमेशा एक ही आइडेंटिटी होती है और एक ही इनवर्स एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 को डिस्कस करते हैं। द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हैज रैंक। कि अगर आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसके डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने ऑर्डर हमें n दे दिया है तो हम n टाइम्स तक एलिमेंट्स की तादाद देखेंगे। तो ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब हमें देखना है इसका है, अगर ऑर्डर वो कह रहा है n है, यानी इसमें n रोज n कॉलम्स हैं, तो इसका रैंक चेक करना है। अब देखिए रैंक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बीएससी में हमने 4 चैप्टर में रैंक वाले क्वेश्चंस किए थे मेथड में। तो देखिए रैंक के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले इसमें 2 स्टेप्स होते थे कि मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में लेके आते थे। जब वो एचेलॉन फॉर्म में आ जाता था तो सेकेंडली हम उसकी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज देखते थे, नॉन ज़ीरो रोज। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती थी तो वो ही रैंक होता था। देखिए ये एचेलॉन फॉर्म में तो ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए डायगोनल में 1 और नीचे 0, एचेलॉन फॉर्म है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, तो आप देख सकते हैं तमाम रोज में 1 मौजूद है, यानी इसका मतलब तमाम रोज नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो है। और हमें ऑर्डर n बताया गया, तो इसका मतलब है इसका जो रैंक होगा वो भी n ही होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले 0 है, यहाँ n वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ये दोनों ऑप्शन गलत है। अच्छा, रैंक मालूम करने का एक तो यही तरीका है। सेकेंडली रैंक मालूम करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। उसके ज़रिए आप कोई भी मैट्रिक्स आए तो उसका रैंक फ़ौरन चंद सेकंड में निकाल सकते हैं, हमें ये पूरा लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 2 है, देन आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा। तो देखें हम अगर पावर्स लेके देखते हैं, a की पावर अगर हम 4 लेते हैं, दोनों तरफ अगर पावर 4 ली जाए तो देखिए ये बन रहा है हमारे पास 8 और 16 वाला ऑप्शन, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर हम पावर 5 लेते हैं दोनों तरफ और 2 की पावर आपको पता है 5 32 होता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर हम देखें पावर 6 लेते हैं तो 2 की पावर 6 हमारे पास 64 होता है, तो ये वाले ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 61 में हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और कहा जा रहा है इन्वर्टेबल अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका इन्वर्स फाइंड कर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इन्वर्टेबल क्या होता है। इन्वर्टेबल कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, तो ऐसे वो तमाम मैट्रिसेस जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इनके जो इन्वर्स होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं, यानी ऐसे मैट्रिसेस के इन्वर्स किए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता। अब देखिए इसका इन्वर्स फाइंड करने का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर से मास्टर लेवल तक तमाम क्लासेस में मौजूद है। 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखें हम इस देखें अगर इसका डिटर्मिनेंट लें a माइनस बी और a, तो ये हमारे पास देखें बन रहा है a² प्लस b²। इसी तरह अगर इसका एडजॉइंट फाइंड किया जाए तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो फिर हमारे पास इसका देखें 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, ये बन रहा है a। तो यहाँ पर इनके साइन जब हमने चेंज किए हैं तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ये सारे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में देखें 62 में कहा जा रहा है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हमें मुख्तलिफ 4 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, इनको देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो सबसे पहले तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो वो इस फॉर्म में होती है जिसकी राइट साइड पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर राइट साइड पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आए तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। उसके बाद देखें उसका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, देखें अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दें और वो अगर ज़ीरो आ जाए तो फिर तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा और ट्रिवियल सोल्यूशन एक ही होगा। और अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो ट्रिवियल है, और अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखे। और इस सूरत में इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की सूरत में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब वो फाइंड कैसे करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे मैं लिख लेता हूँ 0x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इसका हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स है तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। तो हम तीसरी इक्वेशन अपनी तरफ से इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अगर इसकी तीसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर तमाम वैल्यू ज़ीरो आ रही हैं, इसका मतलब जब हम इसका डिटर्मिनेंट देंगे तो वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट की कोई भी रो अगर ज़ीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। अब देखिए इसमें वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, वो 3 हैं, और इक्वेशंस हमारे पास सिर्फ 2 थी, ये तीसरी तो हमने अपनी तरफ से ली। इक्वेशंस की तादाद 2 है। तब हम देखते हैं इनमें से स्टेटमेंट कौन सी सही हो रही है। नंबर ऑफ अननोन, अननोन का मतलब वेरिएबल्स है, एक्सीड करेंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस में। देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स 3 थे जो बड़े हो रहे हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी। क्योंकि सेकंड में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन वगैरह एक्सीड करें वो इनकरेक्ट है। द नंबर ऑफ अननोन प्रोसीड द नंबर ऑफ, तो ये तीनों इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज कार्ड, हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो पहले हमें इन सब की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, आप लोगों ने 4th चैप्टर मेथड में ये पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर लें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, इन्वोल्यूटरी होता है। इसी तरह एक होता है डेम्पोटेंट मैट्रिक्स। डेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो उसी के इक्वल आता है। तो इसी तरह निलपोटेंट, निलपोटेंट में हम किसी भी मैट्रिक्स की जब हम पावर्स लेते हैं और जिस पावर पे जाके जवाब 0 आ जाता है वो निलपोटेंट, और उस पावर को हम उसका इंडेक्स कह देते थे। और लास्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में यह है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और वो ए के इक्वल ही आ जाए तो सिमेट्रिक होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाली प्रॉपर्टी दी गई है, तो डेम्पोटेंट वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी आप लोग ये डेफिनेशन याद रखेंगे तो क्वेश्चन इसके अलावा भी आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 64 में कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, हमें सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको कोफैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे होता है, और साथ माइनर आई जे होता है। अब सेकंड रो के देखें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं तो वो क्या होंगे, 2 1 2 2 और 2 3, ये हमें फाइंड करने हैं। तो आप इसमें आई और जे की वैल्यूज पुट कर लें। तो हमारे पास देखिए बन रहा है -1 की पावर 3, -1 ही आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास सिर्फ देखिए बन रहा है 39, इसके साथ बाहर माइनस की वजह से। अब देखें हम अगर मज़ीद इन दोनों ऑप्शन में -39 मौजूद है, इसलिए हमें मज़ीद सेकंड भी निकालना पड़ेगा। अगर एक में होता तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते। तो -1 की पावर 2 + 2 और -2 2 फाइंड करें
तो ये +1 होगा। सेकंड रो और सेकंड कॉलम अगर हम छोड़ते हैं तो 9 और 6 यानी 3। अभी भी देखें 39 और 3 इन दोनों में मौजूद है, इसलिए थर्ड भी हमें फाइंड करना पड़ेगा 2 3। तो -1 की पावर हमारे पास 5 हो जाएगी और सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें तो हमारे पास ये आ रहा है माइनस, तो ये माइनस होगा और ये -11, ये +11। तो ए बन रहा है यानी 11 3 और -39 यहाँ पे मौजूद है। इसमें -3 11 और 39 थी, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखें 65। अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमें कहा गया है, उसमें n वेरिएबल्स हैं और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने बताना है कब। तो इसके लिए आप नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन को याद रखेंगे। किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है वो आपको पता है रैंक ऑफ, जब भी उसका रैंक जो लेस देन आई नंबर ऑफ अननोन से तभी होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन मौजूद है, अगर इक्वल हो जाए तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही नहीं होता, अगर ग्रेटर देन हो जाए तो वो इनकंसिस्ट होता है। सिमेट्रिक यहाँ पे हो ही नहीं सकता, वो ए ट्रांसपोज इज इक्वल होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन देखें 66 को हम डिस्कस करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इनफाइनाइट सेट हमें दे दिए गए हों तो क्या वो ऑलवेज इनफाइनाइट होंगे या ऑलवेज फाइनाइट होंगे, यूनिक होंगे या मे बी इनफाइनाइट होंगे। अब देखिए हम कोई दो सबसे पहले इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों इनफाइनाइट है, इनका इंटरसेक्शन लें तो ये हमें पता है एम्प्टी सेट आएगा। अगर एम्प्टी सेट है ये तो इसका मतलब फाइनाइट हो गया। अब अगर हम कोई और दो सेट फॉर एग्जांपल होल नंबर और नेचुरल नंबर लेते हैं, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, देखिए हमेशा जो सेट अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो तो इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉल सेट ही आता है, होल सेट बड़ा होता है, नेचुरल नंबर छोटा सेट होता है। ये आएगा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है। तो अब देखें एक सूरत में हमारे पास फाइनाइट जवाब आ रहा है, एक सूरत में इनफाइनाइट। इन्होंने कहा ऑलवेज इनफाइनाइट, ऑलवेज तो नहीं हो सकता क्योंकि कभी फाइनाइट भी जवाब आ सकते हैं, इसी तरह ऑलवेज फाइनाइट भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट भी जवाब आ सकते हैं। यूनिक तो है नहीं, कभी एक एलिमेंट नहीं आएगा। मे नॉट बी इनफाइनाइट, तो मे नॉट बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट इफ एग्जिस्ट इज इनफाइनाइट या फाइनाइट, यूनिक या ऑलवेज इन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, जिसे हम LUP से डिनोट करते हैं या सुप्रीमम भी कहते हैं। तो वो क्या होती है कि अगर हमारे पास एक सेट हो, फॉर एग्जांपल S है, वो बी बाउंडेड अबव है, तो देखिए S बाउंडेड अगर अबव है तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट एक M होगा जो कि रियल नंबर है और वो S के तमाम एलिमेंट से या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। इसके लिए मज़ीद वजाहत के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है S 2 3 और 4। अगर हम इसके दो अपर बाउंड्स देखें तो वो क्या होंगी, 4 से इन्फिनिटी इसकी अपर बाउंड्स हैं। और हमें क्या चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड में देखें कौन सी हमारे पास बन रही है, 4। तो अब देखें अगर सिर्फ उन्होंने कहा होता कि ये एक कोई सेट है तो फिर इसकी जो और अपर बाउंड सिर्फ पूछी जाती तो वो तो इनफाइनाइट होनी थी, लेकिन उन्होंने लीस्ट अपर बाउंड का जिक्र किया है तो वो फाइनाइट भी हो सकती है। आप देखिए फाइनाइट यानी उसमें कुछ नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन हमेशा ये यूनिक ही होती है, कभी एक से ज़्यादा लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकती। अपर बाउंड्स तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड हमेशा यानी अपर बाउंड में से सिर्फ एक ही होगी। ऑलवेज इन फ्रैक्शन, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका मतलब यूनिक वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑलवेज बिलोंग टू सेट, नॉट बिलोंग्स टू सेट, में या नॉट में भी या नॉन में। तो हमें सबसे पहले इसमें भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, जिसे हम इन्फिमम भी कहते हैं। तो वो क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सेट है लेट एस बी आर बाउंडेड बिलो और देयर एग्जिस्ट, हम कह देते हैं कि एक एम एलिमेंट है जो रियल नंबर है और सच दैट एम जो है वो क्या होना चाहिए, लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए एक्स, यानी एक्स के क्या बराबर है, एक्स एलिमेंट्स हैं एस के, तो वो या तो एस के एलिमेंट से छोटा हो या बराबर हो सकता है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक सेट है 0 एंड 1, अगर हम इसकी लोअर बाउंड्स देखें तो वो हमारे पास लोअर बाउंड्स देखें इसकी वो बनेगी -∞ टू 0। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आप देख सकते हैं तो क्या बन रही है 0। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 एंड से 6 तक, इसकी अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखें तो वो बन रही है हमारे पास 4। तो अब देखें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस सेट में 0 शामिल नहीं था, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 आ गई, इसमें 4 शामिल था वो आ गई। यहाँ पे कहा गया ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट, तो ऑलवेज बिलोंग्स का होना ज़रूरी नहीं, जैसे इसमें अब देखें 0 शामिल नहीं था लेकिन वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकती है। नॉट बिलोंग्स टू सेट, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बिलोंग्स भी हो सकती है, जैसे हमने देखा यहाँ पर 4 बिलोंग कर रहे हैं, तो मे और नॉट मे की कंडीशन यहाँ पर करेक्ट होगी, क्योंकि देखें वो सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 69 क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट होगी। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि दो अगर रियल नंबर्स हों वो आपस में मल्टीप्लाई होते हों तो उनके मॉड हम इस तरह लिखते हैं। हाँ, अगर इनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाए फिर हम लिखते हैं लेस दैन इक्वल टू, और इसी तरह अगर इनके दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है तो फिर हम लिखते थे इसको माइनस अलग करके इस चक्कर में। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन मल्टीप्लिकेशन वाली है तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हम इक्वल वाला ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया, यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया गया है, मे या ग्रेटर दैन वाला भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नन वाला ऑप्शन ही होगा क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट, मैनी लिमिट्स, टू लिमिट्स, नन। तो इसमें आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए वो क्या होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस जो होता है विच हैव लिमिट पॉइंट, तो वो अगर लिमिट पॉइंट रखती है तो वो कन्वर्जेंट होती है। या इसकी हम सेकंड डेफिनेशन ये करते हैं, अगर एस एन लेस देन डिफरेंस इनका मॉड लेस देन आ जाए एप्सिलॉन से तो वो कन्वर्जेंट होती है। यानी इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल। तो इस सूरत में भी आप देख सकते हैं कि जो इसका लिमिट पॉइंट है वो 1 ही आ रहा है। और इसके अलावा आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसकी हम स्टेटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं। एवरी सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट, एवरी सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट। कन्वर्जेंट यानी कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो यूनिक लिमिट रखती है, ये याद रखें। तो देखिए यहाँ पे यूनिक लिमिट, मैनी लिमिट्स या टू लिमिट्स
नन, तो हमारा यूनिक लिमिट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कभी भी किसी भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो एक से ज़्यादा या दो यानी नहीं रख सकती लिमिट्स, वो अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो यूनिक नहीं, यानी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट ही नहीं होगी, बल्कि दो वाली जो होती है वो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होती है। जबकि अब यहाँ कन्वर्जेंट का कहा गया। क्वेश्चन नंबर देखें 71 को हम डिस्कस करते हैं। एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर ए बी सेटिस्फाई, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी दी गई है, हमने देखना है इनमें से ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव लॉ क्या होता है। देखिए यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ, ट्रांजिटिव लॉ हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है 3 नंबर्स के लिए होता है कि क्या होते हैं, अगर ए नंबर बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो तब हम कह सकते हैं देन कि जो ए नंबर है वो सी के इक्वल होता है। ये इक्वलिटी में, अगर इनक्वालिटीज़ में आ जाए, अगर ए बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो हम देन कह सकते हैं कि ए लेस देन सी होता है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है, तो ये वाली लिमिट तो मौजूद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ जो होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखें 3 नंबर्स के लिए तो वो ये होता है। अगर इसी तरह अगर एडिशन के लिए हम लिखें तो वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखें ये वाला भी प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी जिसे हम ट्रेचोनोमी कहते हैं वो क्या होती है कि अगर a इज़ ग्रेटर दैन b और a इज़ इक्वल टू b और b इज़ ग्रेटर दैन a, ये होती है। और हम कम्यूटेटिव को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कहते हैं a प्लस बी इज़ इक्वल टू b प्लस a आ जाए, या a इज़ मल्टीप्लाई बाय b a के इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप ये बाकी प्रॉपर्टीज़ भी ज़हन में रखिएगा, अगर इनमें से कोई पूछ ले तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये हमें एक सीरीज दे दी गई है, तो अब हमने देखना है ये किस चीज़ को कन्वर्ज कर रही है। तो आप सबसे पहले इनकी मैक्लैरन सीरीज अगर ड्रा करें तो वो क्या होगी, 1 प्लस ई की पावर, जो इसकी पावर होती है वो ये आ जाती है, फिर उसी पावर का स्क्वायर और फैक्टोरियल्स ये आते हैं एंड सो ऑन। अगर हम ई की पावर माइनस डी की मैक्लैरन सीरीज लिखें तो वो ये बन रही है, स्क्वायर करने से पॉजिटिव और यहाँ क्यूब से नेगेटिव ही आएगा। और इसकी मैक्लैरन सीरीज जिसमें जी और ये नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि इनमें माइनस वाली रकमें आ रही हैं और इसके शुरू में जी आ रहा है, तो ये वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। पहले तो आपको डिग्री की जो है डेफिनेशन आनी चाहिए। एक डिग्री की जो डेफिनेशन क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसी तरह जो ऑर्डर होता है वो कहते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव को। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास देखें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल वो भी नहीं हो सकती, दी ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ देखें पावर नहीं कहा गया, ऑर्डर कहा गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, पावर ऑफ द वेरिएबल ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें नन वाला ऑप्शन ही होगा। आपको एक एग्जांपल के ज़रिए भी ये मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx इसका क्यूब प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपने इसका ऑर्डर देखना है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें देखें 2 है, यानी सेकंड डेरिवेटिव तक हमें लिए गए हैं तो 2 होगा। और अगर हमने इसकी डिग्री देखनी है तो डिग्री क्या होती है,
पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, और इसके ऊपर जो पावर आ रही है वो 1 है। ये वाली इसकी डिग्री नहीं होगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम उसका क्या कह देते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। यहाँ पर क्या आ रही है, 1 है, तो वो लिखेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा जो डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो इन ऑप्शन में मौजूद नहीं, इसलिए नन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है वो एग्जैक्ट कब होगी। तो आपको इसके लिए एग्जैक्ट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब होती है कि अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x लें और वो इक्वल आ जाए, इस सूरत में एग्जैक्ट होगी। तो देखें ये वाली कंडीशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर तकरीबन सेम लग रहा है इसमें x और y। तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर देखें m के साथ x वाली रकम है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, और अगर y वाली n के साथ रकम है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, यानी उलट है। x वाली टर्म हो तो y और y वाली रकम हो तो x। इसमें देखिए सेम ही आ रहा है कि अगर m के नीचे x है तो वो आ रहा है, तो वो वाली इनकरेक्ट इक्वेशन होगी। अब देखिए नॉट इक्वल इसलिए नहीं हो सकता, अगर ये नॉट इक्वल होंगे तो ये होमोजीनियस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। तो हम हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे कौन सा है, वो हमारा ऑर्डर होगा। और इसी तरह डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जब डिग्री देखनी होगी तो हमें पावर लेनी पड़ेगी किसकी, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब देखिए ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें देखते हैं, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ सेकंड है, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया 2। अब हमें डिग्री के लिए क्या करना है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब देखें ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और इसकी अगर पावर देखें तो वो 1 बन रही है, तो ये 2 और 1 ऑप्शन होगा हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा यहाँ 1 और 2 भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का लफ्ज़ यूज़ किया गया जिसमें हम पहले ऑर्डर और बाद में डिग्री। ऑर्डर हमारा ये और ये, अगर पहले डिग्री आता और बाद में ऑर्डर, फिर हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हमने ये चेक करना है ये एग्जैक्ट है, होमो है या काशी नाम में। एग्जैक्ट के लिए आपको ये पता है ये कंडीशन होती है कि m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू हम x डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम इसको पहले शेप में ले आते हैं और देखते हैं क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो देखें हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास देखें ये बन रहा है 9x क्यूब वाई क्यूब dy। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा। देखिए इसमें अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 और हम इसको बाद में राइट साइड पे ले आएंगे। अब यहाँ पर m हमारे पास कौन सी रकम आ रही है, 9x क्यूब प्लस वाई क्यूब। n कौन सी रकम आ रही है, हमारे पास इसके साथ नेगेटिव आएगा। अब इनके अगर हम डेरिवेटिव्स देखें m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, तो वो बन रहा है 3x², और n का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव देखें -2x -y। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, अगर ये इक्वल आ जाते तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन होनी थी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब होमो के लिए एक सिंपल सी बात याद रख लें कि अगर वेरिएबल्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनकी पावर सेम हो, जैसे देखिए इधर 2 है, इन 1 और 1 को मिलाएंगे ये भी 2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो अगर पावर सेम होती तो ये होमोजीनियस होना था, लेकिन ये भी क्या है, नॉन होमोजीनियस होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। काशी के लिए देखें हमारे पास अगर ये इस फॉर्म में होती
a1x d प्लस y इज इक्वल टू, तो फिर हम इसको कह सकते थे ये काशी, लेकिन ये इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो फिर ना नहीं होगा हमारा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कस करते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन कितने कांस्टेंट होंगे। तो इसके लिए आपने याद रखना है, एक थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ कांस्टेंट्स के। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन सी है, थर्ड ऑर्डर है, तो इसका मतलब कांस्टेंट की तादाद भी थर्ड होगी, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे 1 से 80 तक तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब 81 से 100 तक अदर सब्जेक्ट्स के वो मैं आपको लास्ट में उसकी पिक्स सेंड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को 2015 का सलूशन चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।